15 अगस्त की लड़ाई में कुछ नाम तिरंगे के नीचे लिखे गए, कुछ नाम किताबों में आए और कुछ नाम गुप्त फाइल्स में दबा दिए गए। आज की फाइल ऐसे ही एक आदमी की है, एक रेवोल्यूशनरी, एक सरहदी राह दिखाने वाला, एक जासूस और दूसरे विश्व युद्ध का ऐसा आदमी जिसे 5 देश अपना समझ बैठे। उसका असली नाम था भगत राम तलवार, एक नाम था रहमत खान और ब्रिटिश इंटेलिजेंस ने उसे कोड नेम दिया सिल्वर। लेकिन सवाल ये नहीं है कि सिल्वर कौन था, सवाल ये है वो आखिर किसका था। हर कंट्री को लगा वो हमारा आदमी है, लेकिन शायद वो किसी का आदमी था ही नहीं। यहीं से शुरू होती है ऑपरेशन सिल्वर। लेकिन इस कहानी की शुरुआत 5 देशों से नहीं होती, इसकी शुरुआत होती है एक रात से, एक भेष से और नेताजी सुभाष चंद्र बोस के उस बच निकलने से जिसने ब्रिटिश एम्पायर की नींद उड़ा दी थी। क्योंकि सवाल था नेताजी को ब्रिटिश आंखों से बचाकर बाहर कौन निकाल रहा था। अगर भारत गुलाम था तो वर्ल्ड वॉर 2 में हर एम्पायर इंडिया को इतना इंपॉर्टेंट क्यों मान रहा था। 1940 के दशक में वर्ल्ड वॉर 2 सिर्फ यूरोप की लड़ाई नहीं थी, ये एम्पायर्स की लड़ाई थी। जर्मनी ब्रिटेन को तोड़ना चाहता था, जापान एशिया से वेस्टर्न पावर्स को हटाना चाहता था, ब्रिटेन अपनी एम्पायर बचाना चाहता था और ब्रिटिश एम्पायर के लिए इंडिया सिर्फ कॉलोनी नहीं था, इंडिया सोल्जर्स देता था, रिसोर्सेज देता था, पोर्ट्स देता था, रूट्स देता था। अगर इंडिया में रेबेलियन की आग लगती तो ब्रिटिश एम्पायर की पूरी मोवरशैडो हिल सकती थी। यही बात सुभाष चंद्र बोस समझ चुके थे। उनके लिए वर्ल्ड वॉर डिजास्टर नहीं था, एक मौका था। अगर ब्रिटेन बाहर से वॉर में फंसा है तो इंडिया अंदर से ब्रिटिश रूल को चैलेंज कर सकता है। लेकिन इसके लिए बोस को इंडिया से बाहर निकलना था और ब्रिटिश उनकी हर मूवमेंट देख रहे थे। कभी कभी एम्पायर को तोड़ने के लिए आर्मी नहीं चाहिए होती, एक सही समय पर खुला हुआ दरवाजा काफी होता है। अगर बोस पकड़े जाते तो क्या आजाद हिंद का पूरा चैप्टर शुरू होने से पहले खत्म हो जाता। जनवरी 1941, कलकत्ता। सुभाष चंद्र बोस ब्रिटिश निगरानी में थे। घर पर नजर, विजिटर्स पर नजर, लेटर्स पर नजर, मूवमेंट पर नजर। ब्रिटिश जानते थे बोस डेंजरस है, क्योंकि बोस सिर्फ प्रोटेस्ट नहीं करना चाहते थे, वो ब्रिटिश एम्पायर को ग्लोबल वॉर के बीच हिट करना चाहते थे। एक रात बोस भेष बदल कर निकले, कलकत्ता से गोमो से ट्रेन और फिर नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर की तरफ। मंजिल पेशावर। लेकिन पेशावर आखिरी मंजिल नहीं था, वो सिर्फ गेट था। गेट टू काबुल, गेट टू यूरोप, गेट टू फॉरेन सपोर्ट। और इस गेट को क्रॉस कराने के लिए बोस को ऐसा आदमी चाहिए था जो बॉर्डर को मैप से नहीं, जमीन से जानता हो। वो आदमी था भगत राम तलवार, यानी रहमत खान। बोस लोकल लैंग्वेज नहीं बोल सकते थे। एक गलत वर्ड, एक गलत एक्सेंट, एक गलत जवाब और मिशन खत्म। इसलिए बोस को साइलेंट ट्रेवलर बनाया गया, एक ऐसा आदमी जो बोल नहीं सकता, सुन नहीं सकता, और रहमत खान बने उसके गाइड। बोस भेष पहनकर निकले थे, लेकिन असली भेष उस आदमी ने पहना था जो उन्हें रास्ता दिखा रहा था। जिस आदमी ने नेताजी को रास्ता दिया, क्या वही आगे चलकर हिस्ट्री की सबसे उलझी हुई स्पाई फाइल बन गया? भगत राम तलवार कोई पॉलिश्ड स्पाई नहीं था, ना एक्सपेंसिव सूट, ना सीक्रेट वॉच, ना गैजेट। वो फ्रंटियर का आदमी था, ऐसी जमीन से आया था जहां बॉर्डर सिर्फ लाइन नहीं होती, वो लैंग्वेज होती है, ट्राइब होती है, भरोसा होता है और कई बार खामोशी होती है। उसके परिवार ने ब्रिटिश रूल की कीमत देखी थी। उसका बड़ा भाई हरि किशन तलवार ब्रिटिश राज के खिलाफ असैसिनेशन अटेम्प्ट के बाद अरेस्ट हुआ, ट्रायल हुआ और उसे फांसी दी गई। ये घटना भगत राम तलवार के अंदर ब्रिटिश एम्पायर के खिलाफ गुस्से की परमानेंट फाइल बन गई। वो एंटी कॉलोनियल पॉलिटिक्स से जुड़ा, रेडिकल सर्कल से जुड़ा और फिर नेताजी के बच निकलने वाले रास्ते में उसका नाम आया।
उस समय वो सिर्फ गाइड दिख रहा था, लेकिन यही गाइड आगे चलकर 5 जासूसी जालों के बीच घूमने वाला था। इटली, जर्मनी, जापान, सोवियत रशिया, ब्रिटेन। कुछ लोग हिस्ट्री में नाम बदलते हैं। तलवार ने सिर्फ नाम नहीं बदले, उसने हर साइड के लिए अपना मतलब बदल दिया। अगर रास्ता इतना डेंजरस था तो रहमत खान इसे क्रॉस कैसे करता रहा? पेशावर से कबूल तक का रास्ता नॉर्मल जर्नी नहीं था। यह नियर 200 माइल का डेंजरस कॉरिडोर था। कभी पहाड़, कभी ट्राइबल टेरिटरी, कभी स्नो, कभी पासपोर्ट चेक्स, कभी इन्फॉर्मर, कभी अफगान पुलिस, कभी ब्रिटिश सस्पेशन। एक जगह गलत जवाब दिया तो मिशन खत्म, एक जगह बोस बोल पड़े तो मिशन खत्म। और इस रास्ते पर डेंजर सिर्फ बंदूक या पेट्रोल नहीं था, कई बार डेंजर एक सवाल होता था। रात का चेक पॉइंट इमेजिन कीजिए। लैंटर्न की रोशनी बोस के चेहरे पर पड़ती है। गार्ड रुकता है, वो बोस को देखता है, फिर रहमत खान को देखता है। सवाल हवा में अटक जाता है, ये आदमी बोलता क्यों नहीं? बोस चुप। 1 सेकंड लंबा हो जाता है और यही सेकंड मिशन को खत्म कर सकता था। तभी रहमत खान सिचुएशन को नॉर्मल बना देता है। न पैनिक, न तेज आवाज, बस एक ऐसा जवाब जो शक को कहानी में बदल दे। बोस आगे निकलने की कोशिश करते हैं और तलवार पीछे रह जाता है। अब वो सिर्फ नेताजी का गाइड नहीं रहा, वो खुद एक रास्ता बन चुका था। एक्सिस पावर्स के लिए, सोवियट्स के लिए और बाद में ब्रिटिश के लिए। उस रात रास्ता पहाड़ों ने नहीं रोका, रास्ता शक ने रोका था और रहमत खान को शक से गुजरना आता था। एक गाइड अचानक 5 देशों के लिए इतना वैल्यूएबल कैसे बन गया? 1940 के दशक का काबुल सिर्फ अफगानिस्तान की कैपिटल नहीं था, वो एक शेडो सिटी था। एम्बसीज थी, डिप्लोमेट्स थे, इन्फॉर्मर्स थे, ब्रिटिश एजेंट्स थे, एक्सिस कॉन्टेक्ट्स थे, रेवोल्यूशनरीज थे और हर कोई एक चीज चाहता था, खबर। बोस को यूरोप पहुंचना था, डिप्लोमेटिक रास्ते जरूरी थे, इटालियन कॉन्टेक्ट्स इंपॉर्टेंट बने। तलवार इस जाल से जुड़ा। फिर जर्मनी की नजर उस पर गई। क्यों? क्योंकि वो इंडिया से आता था, सरहदी रास्ता जानता था, बोस से जुड़ा था, एंटी ब्रिटिश सर्कल्स तक पहुंच रखता था और ब्रिटिश इंडिया के माहौल का क्लेम कर सकता था। इटली के लिए वो गाइड से काम का आदमी बना, जर्मनी के लिए वो इंडिया रिवॉल्ट का पॉसिबल सोर्स बना, जापान के लिए वो ब्रिटिश इंडिया की कमजोरी का दरवाजा बना। लेकिन रहमत खान सबको अलग अलग झूठ नहीं बेच रहा था। उसका रूल सिंपल था, झूठ मत बेचो, आधा सच बेचो, क्योंकि पूरा झूठ जल्दी पकड़ा जाता है, लेकिन आधा सच वो सामने वाले के दिमाग में जाकर पूरा होता है। जर्मनी को इंडिया की फुल रियलिटी नहीं चाहिए थी, जर्मनी को इंडिया में रिवोल्ट की उम्मीद चाहिए थी। जापान को ब्रिटिश इंडिया को वीक मानने की जरूरत थी। इटली को सिर्फ इतना जानना था, यह आदमी रास्ते और कॉन्टेक्ट्स तक पहुंच रखता है। वो हर साइड को वही दिखा रहा था जो वो पहले से देखना चाहती थी। धोखा तब सबसे खतरनाक होता है जब दुश्मन आपके झूठ पर नहीं, अपने ही सपने पर भरोसा कर लेता है। जर्मनी ने सोवियत यूनियन पर हमला किया, लेकिन इससे रहमत खान की वैल्यू क्यों मर गई? फिर वॉर बोर्ड बदलता है, जर्मनी सोवियत यूनियन पर हमला करता है। लेकिन हमारे लिए इंपॉर्टेंट सवाल यह नहीं है कि जर्मनी ने रशिया पर अटैक क्यों किया। इंपॉर्टेंट सवाल यह है, इससे रहमत खान की कीमत क्यों बढ़ गई? क्योंकि अब वो सिर्फ इंडिया की खबर लाने वाला आदमी नहीं था, अब वो ऐसा रास्ता था जिस पर जर्मन्स भरोसा कर रहे थे और जिसे सोवियट्स भटकाने वाली खबरों के लिए इस्तेमाल कर सकते थे। जर्मनी को लगता था यह आदमी ब्रिटिश इंडिया के अंदर का माहौल बता सकता है। सोवियत रशिया को लगता था यह आदमी जर्मन्स तक गलत दिशा वाली खबर पहुंचा सकता है और ब्रिटिश समझ चुके थे जिस खबर देने वाले पर दुश्मन भरोसा करता है उसे रोका नहीं जाता, उसे चलाया जाता है। यहीं से वो खबरों का रास्ता बन गया, एक ऐसा रास्ता जहां से सच भी जा सकता था और जहर भी। फिर ब्रिटिश एंगल खुलता है। पीटर फ्लेमिंग, इयन फ्लेमिंग का भाई, वही इयन फ्लेमिंग जिसने आगे चलकर जेम्स बॉन्ड बनाया। लेकिन पीटर फ्लेमिंग
फिक्शनल स्पाई स्टोरीज नहीं लिख रहा था, वो असली युद्धकालीन धोखे की योजना में काम कर रहा था। ब्रिटिश समझ गए अगर जर्मन्स इस आदमी पर भरोसा करते हैं तो उसे रोकना गलती होगी। रिपोर्ट्स जर्मन्स तक जाएंगी, लेकिन रास्ता ब्रिटिश के हाथ में होगा। रिपोर्ट्स में डिटेल होगी, रूट होगा, पॉलिटिकल मूड होगा, मिलिट्री हिंट्स होंगे, लेकिन डायरेक्शन कंट्रोल में होगी। रहमत खान की सबसे बड़ी ताकत यह नहीं थी कि वो किस साइड पर था, उसकी ताकत यह थी कि हर साइड को लगता था वो हमारी तरफ है। 5 कंट्रीज फूल कैसे हुई? उसके झूठ से या अपनी जरूरत से? अब पूरे गेम को एक लाइन में समझो। इस आदमी ने 5 देशों को इसलिए फूल नहीं किया क्योंकि वो हर बार परफेक्ट झूठ बोलता था। उसने उन्हें फूल किया क्योंकि हर कंट्री पहले से कुछ बिलीव करना चाहती थी। जर्मनी बिलीव करना चाहती थी इंडिया रिवोल्ट के लिए रेडी है। जापान बिलीव करना चाहता था ब्रिटिश इंडिया वीक है। इटली बिलीव करना चाहती थी रास्ता खुला है। सोवियत रशिया चाहता था नाजी नेटवर्क गलत पढ़े। ब्रिटेन चाहता था दुश्मन उसी बिलीफ में फंसा रहे। और वो फ्रंटियरमैन, वो इन सब बिलीफ्स के बीच चलता रहा। कभी कुरियर, कभी गाइड, कभी गुप्त स्रोत, कभी काम का आदमी, कभी रास्ता, कभी मिस्ट्री। उसने इंफॉर्मेशन नहीं बेची, उसने अनसर्टेनिटी बेची, उसने होप बेची, उसने फियर बेचा, और सबसे बढ़कर उसने सामने वाले को उसका अपना सपना वापस बेच दिया। सबको लगा वो उनके लिए काम कर रहा है। असल में वो हर किसी की जरूरत के अगेंस्ट काम कर रहा था। जिस आदमी ने नेताजी को ब्रिटिश आंखों से बचाया, क्या वही बाद में ब्रिटिश फाइल्स में काम का आदमी बन गया? लेकिन सबसे अनकंफर्टेबल पार्ट अभी बाकी है। यही तलवार नेताजी के बच निकलने में मदद करता है। अगर वो गाइड नहीं करता, अगर भेष फेल हो जाता, अगर काबुल रूट टूट जाता, तो नेताजी का बच निकलना वही खत्म हो सकता था। इस एंगल से तलवार एक शैडो हीरो लगता है, लेकिन फिर दूसरी फाइल खुलती है, वो ब्रिटिश इंटेलिजेंस से भी जुड़ता है। यही कहानी सिंपल नहीं रहती। जिस आदमी ने नेताजी को रास्ता दिया, क्या वही बाद में ब्रिटिश इंटेलिजेंस की फाइल में काम का आदमी बन गया? क्या वो ट्रेटर था? क्या वो नाजीज और फैशिस्ट को फूल करने वाला एंटी फैशिस्ट प्लेयर था? क्या वो इंडियन इंडिपेंडेंस के लिए बिगर गेम खेल रहा था, या वो सर्वाइवल और पावर के बीच अपनी जगह बना रहा था? इतिहास यहां साफ जवाब नहीं देता, क्योंकि जासूसों की दुनिया में लॉयल्टी स्ट्रेट लाइन नहीं होती। कभी आदमी कंट्री के लिए झूठ बोलता है, रिसाइज यू के लिए, कभी सर्वाइवल के लिए, कभी पैसे के लिए, और कभी वो इतने लंबे समय तक रोल्स प्ले करता है कि उसका असली चेहरा खुद हिस्ट्री से गायब हो जाता है। कुछ जासूस दुश्मन से नहीं छिपते, कुछ जासूस इतिहास से छिप जाते हैं। अगर हर साइड उसे अपना मान रही थी, तो क्या सच में वो किसी का था? एंड में एक ही सवाल बचता है, ये आदमी किसका था? इटली का, जर्मनी का, जापान का, सोवियत रशिया का, ब्रिटेन का, या किसी का भी नहीं? शायद यही उसकी सबसे बड़ी सक्सेस थी। हर साइड को लगा रहमत खान हमारे लिए काम कर रहा है, लेकिन कोई भी पूरी तरह श्योर नहीं था कि कोड नेम सिल्वर सच में किसके लिए काम कर रहा था। एक आदमी जिसने नेताजी को बॉर्डर पार करवाने में मदद की, एक आदमी जिसने एक्सेस नेटवर्क्स में भरोसा बनाया, एक आदमी जिसे ब्रिटिश इंटेलिजेंस ने कोड नेम दिया, एक आदमी जिसके रिपोर्ट्स नाज़ीज तक पहुंचे, और एक आदमी जिसकी लॉयल्टी आज भी साफ नहीं है। ये ऑफिशियल ऑपरेशन नेम नहीं, हमारी ग्रे जोन फाइल्स केस फाइल टाइटल है, क्योंकि इस कहानी में असली ऑपरेशन कोई डॉक्यूमेंट नहीं था। असली ऑपरेशन था ट्रस्ट, फियर, होप और हाफ ट्रूथ। 15 अगस्त को जब हम तिरंगा देखते हैं, तो हमें सिर्फ वे नाम याद नहीं रखने चाहिए जो टेक्स्ट बुक्स में हैं। हमें वे शैडोज भी याद रखनी चाहिए, जहां कुछ लोग बिना मेडल, बिना गारंटी और बिना पब्लिक ग्लोरी के ब्रिटिश एम्पायर के खिलाफ अपना डेंजरस गेम खेल रहे थे। भगत राम तलवार,
रहमत खान, एजेंट सिल्वर, हीरो, ट्रेटर, सर्वाइवर या हिस्ट्री की सबसे डेंजरस अनरिजॉल्व्ड फाइल? कमेंट में बताओ वो किसका था। अगर आपको लगता है हिस्ट्री सिर्फ डेट्स और टेक्स्ट बुक्स में होती है तो आप गलत फाइल पर रहे हैं। असली हिस्ट्री अक्सर उन फाइल्स में मिलती है जिन पर लिखा होता है गोपनीय।